वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं द वैली ऑफ द डेड। मूवी की शुरुआत एक चर्च बेल बजते हुए होती है जहां शादी का सेलिब्रेशन चल रहा है। वहीं उस चर्च में कुछ फैमिलीज एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भी अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचाने के लिए पोज दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके इस प्यारे रंग में भंग डालने के लिए जर्मन फौज की कार आती है। जैसे ही जनरल कार से बाहर पैर रखता है वहां पर बिल्कुल शांति सी छा जाती है। अब जनरल को देखते ही एक छोटा बच्चा उसकी तरफ भागकर उसे पानी देता है, लेकिन जैसे ही जर्मन जनरल पानी पीता है तो उसे खांसी आने लगती है, जिस वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग जनरल पर हंसने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जनरल को लगता है कि ये सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को शूट करने का ऑर्डर देता है और उन सभी को मार दिया जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक आदमी पर जिसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बंदी बना लिया गया है और वो बार बार सैनिकों को कह रहा है मैं जनरल लोजानो का भतीजा हूँ और अगर ये बात उन्हें पता चल गई कि तुम लोगों ने मुझ पर बंदूकें तानी और मुझे मारने की कोशिश की तो तुम सब बड़े खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम मुझे जाने दो। लेकिन उन सैनिकों पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो उस आदमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर जनरल लोजानो आ जाते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि ये मेरा भतीजा है, तुम इसे छोड़ दो। फिर जनरल के ऑर्डर के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब हमें अगले सीन में जनरल लोजानो और वही आदमी जिसका नाम जैन है दोनों एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब पता चलता है कि जैन पेशे से वकील है और वो जनरल का भतीजा नहीं, बस अक्सर अपनी जान बचाने के लिए जनरल का भतीजा होने का झूठ बोलता है। अब जनरल जैन से कहते हैं कि ये तीसरी और आखिरी बार है जहां मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन अब तुम्हारी जान के बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जैन पूछता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा। फिर जनरल उसको एक लिफाफा देते हुए कहता है तुम्हें इसको कर्नल तक पहुंचाना है। अब जैन को पता चलता है कि कर्नल तो इस वक्त एक ऐसी जगह पर है जहां जाना यानी मौत से दो दो हाथ करना है। लेकिन जैन के लिए मुश्किल ये भी थी कि अगर वो नहीं जाता तो उसे नाजी सैनिक फांसी लगाकर मार देते, इसलिए जैन के पास कर्नल तक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि जैन के लिए ये काम उतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि जैन एक वकील होने के साथ साथ एक कैप्टन भी है। जैन के पिता की मौत हो चुकी है लेकिन उसका भाई अभी भी जिंदा है। अब ना चाहते हुए भी जैन कर्नल को चिट्ठी देने के लिए मान ही जाता है, लेकिन जैसे ही वो जनरल को बताता है कि मुझे ड्राइविंग करने नहीं आती तो जनरल उसके साथ डिक्रूज नाम के एक लड़के को भेज देता है जो कि जंग के वक्त फौज से भाग कर आया था, इसलिए उसे यहाँ पकड़ कर रखा गया है। साथ ही डिक्रूज बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, इसलिए जनरल जैन के साथ उसे भेज देता है। अब डिक्रूज को पता होता है कि इस रास्ते से कर्नल के पास जाना यानी कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि ये रास्ता इतने खतरों से भरा हुआ है कि कोई भी आम आदमी इस रास्ते से जाने की सोच भी नहीं सकता। अब दोनों रास्ते में कुछ दूरी तक पहुंच ही जाते हैं, तभी उन्हें रास्ते में नाजी सैनिक रोककर उन पर बंदूकें तान देते हैं। लेकिन जैन कहता है कि मैं खुद एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और सरकारी काम से कहीं पर जा रहा हूँ। इस तरह बड़ी चालाकी के साथ जैन वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर दोनों कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, तभी उन्हें प्लेन का एक पायलट पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है और जब जैन और डिक्रूज उसे देखने जाते हैं तो उसको देखकर लग रहा होता है कि किसी प्लेन से पैराशूट से वो कूदा होगा। उस पायलट के दोनों हाथ भी कटे हुए हैं, जिस वजह से जैन को लगता है कि ये हमारा ही कोई सिपाही लगता है। लेकिन तभी पीछे से रिपब्लिक सोल्जर उन पर बंदूक तानकर उनके हथियार छीन लेते हैं और दोनों को बंदी बना लेते हैं। अब रिपब्लिक सोल्जर का एक आदमी जब उस पायलट की तस्वीर खींच रहा होता है तभी वो पायलट जिंदा होकर उस फोटोग्राफर पर हमला करके उसके गले को काटकर मार देता है। इसी बीच ब्रास्की नाम का एक रिपब्लिकन सोल्जर उस पायलट को उठाकर दूर फेंकता है, लेकिन पायलट तो रेंगते हुए उनकी तरफ आने लगता है। ब्रास्की उस पर ढेर सारी गोलियां चलाता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो पायलट ब्रास्की को काटने ही वाला होता है। तभी ब्रास्की का सीनियर आकर उस पायलट के सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। अब वो फोटोग्राफर उठ खड़ा होता है और उन्हें काटने के लिए बढ़ता है, इसलिए रिपब्लिकन सोल्जर उसे भी मार देते हैं। तभी रिपब्लिकन सोल्जर को आसमान में फाइटर प्लेन जाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए जल्दी से वो अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। कैंप पहुंचने के बाद उन्हें अपने सभी साथी मरे हुए हालत में मिलते हैं और हर जगह तबाही मची हुई दिखाई देती है। लेकिन उन रिपब्लिकन सोल्जर की आवाज को सुनकर सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच एक रिपब्लिकन सोल्जर अपने पापा के पास जाने लगता है जो कि इस वक्त ज़ॉम्बी की हालत में है और फिर सभी ज़ॉम्बी मिलकर उस रिपब्लिकन सोल्जर को मार देते हैं। अब बाकी रिपब्लिकन सोल्जर के पास वहां से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। फिर वो एक नदी के पास आ जाते हैं। वहां से वो छोटी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका पाला एक और ज़ॉम्बी से पड़ता है, लेकिन वो सोल्जर उस ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं। लेकिन गोली की आवाज को सुनकर बाकी सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं, इसलिए रिपब्लिकन सोल्जर एक एक करके सभी
सभी ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं, लेकिन अफसोस इस मुठभेड़ में ब्रॉस्की ज़ॉम्बी के हाथ लग जाता है और ढेर सारे ज़ॉम्बी मिलकर उसका शिकार कर लेते हैं। अब ज़ॉम्बी से बचने के लिए सभी लोग वहां से निकलते हैं। फिर बहुत दूर जाने के बाद उनको एक घर दिखाई देता है। जैसे ही जैन और रिपब्लिकन सोल्जर उस घर में जाते हैं, तभी उन पर राफेल जूनियर और नन बंदूक तान देती हैं। इसलिए रिपब्लिकन सोल्जर भी उन पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन जैन उनसे कहता है कि ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि साथ आकर इस मुश्किल हालातों से बाहर निकलने का है। फिर सभी लोग जैन की बात मान लेते हैं। जब जैन आग के पास बैठकर उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है, तभी गर्माहट की वजह से वो लेटर एक नक्शे में बदल जाता है। अब एंटी नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो ऊपर पहरा दे रहा है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो कि बहुत जोर से भौंक रहा है। अब एंटी ठीक से देखता है तो उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि उनके घर के पास आ रहा है। इसलिए एंड्रयू उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाकर उसे मार देता है। लेकिन गोली की आवाज को सुनकर ढेर सारे ज़ॉम्बीज घर की तरफ आने लग जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इसलिए जैन और बाकी सभी उस घर के पीछे से निकलकर उस घर को एक्सप्लोजिव से उड़ा देते हैं। अब सभी वैली की तरफ निकलते हैं, लेकिन जर्मन फौज ने अपनी सुरक्षा के लिए वैली के चारों ओर बिजली के तारों से एक कंपाउंड बनाया होता है। तभी उनकी नजर ब्रास्की पर जाती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उन बिजली के तारों में अटकता है। जैन ब्रास्की को गोली मारकर उसे इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद कर देता है। अब जैन सभी को एक नक्शा दिखाता है और उस नक्शे में इस वक्त वो सभी जहां पर मौजूद हैं वहां पर एक रेड मार्क बना हुआ है। नक्शा देखकर सभी को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो भी हो रहा है सब जैन की ही करतूत है और उसी की वजह से ये सभी लोग ज़ॉम्बी बने हैं। तभी जैन कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये एक नक्शा है और मेरा यकीन करो इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो आगे कहता है कि अगर हम वैली की तरफ जाएंगे तो शायद बच सकते हैं, लेकिन अब वैली की तरफ जाने के लिए कुछ लोगों की हाँ होती है तो कुछ लोगों की ना, इसलिए सब वोट करते हैं और मेजोरिटी जॉन के साथ होती है और फिर वो सब वैली की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। अब जैन और बाकी सभी वैली की तरफ पहुंचते हैं और ये वैली कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई गई वेडिंग सेरेमनी की जगह है, जहां पर जर्मन सोल्जर्स ने सभी लोगों को मार दिया था। वैली में पहुंचने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है और गाड़ी को देखते ही डिक क्रूज उसे ठीक करने के लिए चला जाता है ताकि वो आगे का सफर गाड़ी से तय कर सके। साथ ही उन्हें वहां पर एक नीले कलर का पाउडर भी मिलता है जो कि एक ड्रग है। अब जैन और कुछ लोग पास ही मौजूद एक वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ ढेरों सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनको देखकर लग रहा है कि हो ना हो यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट्स हुए हों। अब उन्हें वहां पर कुछ हलचल महसूस होती है, इसीलिए वो वहां पर वार्निंग देकर कहते हैं कि अगर तुम कोई इंसान हो तो बाहर आ जाओ वरना हम अंधाधुंध गोलीबारी करेंगे। तभी वहां से एक लड़की निकलती है और वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ऐना है। और दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसकी शादी हो रही थी और जर्मन सैनिकों ने उन पर गोलीबारी कर दी थी। अब मेटा नाम के सोल्जर ऐना से पूछती यहाँ पर हुआ क्या था। ऐना बताती है कि मेरी शादी थी लेकिन जर्मन सैनिकों ने आकर हम पर गोलीबारी कर दी। इसी बीच मेरे हस्बैंड को गोली लगी और वो मुझ पर गिर गए जिस वजह से मैं बच गई। इसी बीच एक रिपब्लिकन सोल्जर के हाथ में एक फाइल लग जाती है जिसमें ज़ॉम्बी के एक्सपेरिमेंट की सारी जानकारी होती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही बने हैं। लेकिन वो रिपब्लिकन सोल्जर उस फाइल को देने से मना कर देता है क्योंकि वो उस फाइल को गवर्नमेंट को सौंपकर उनसे मोटी रकम हासिल करना चाहता है। इसलिए जब वो सोल्जर उस फाइल को लेकर दरवाजे के बाहर निकलता है उस पर ढेरों सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और उसे वहीं काट खाते हैं। इसलिए जैन और बाकी सभी लोग उस दरवाजे को बंद करके दूसरे दरवाजे से भागने लगते हैं, लेकिन ऐना बहुत ही जख्मी होती है, उससे चला ही नहीं जाता। इसलिए जूनियर उसे अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन ऐना धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होती है और जूनियर पर हमला कर देती है। लेकिन तभी राफेल और सोल जूनियर को बचाने के लिए आते हैं और फिर जूनियर को ऐना से बचा भी लेते हैं, लेकिन ऐना ने राफेल के जूते पर काट लिया होता है। तभी एंड्रयू वहां पर आकर देखता है और उसे लगता है ऐना ने राफेल को काट लिया इसलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए एंड्रयू राफेल को मारने वाला होता है। तभी राफेल अपना जूता उतार कर एंड्रयू को दिखाता है कि ऐना ने सिर्फ उसके जूते पर काटा है, उसका पैर बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए एंड्रयू उसको नहीं मारता। अब जैन और बाकी सभी बड़ी मुश्किल से उस वेयर हाउस से बाहर निकलते हैं, लेकिन नन खुद को उस वेयर हाउस में बंद कर देती है और कैप्टन को बताती है कि जब वो लोग जूनियर को बचा रहे थे तब उसे ऐना ने काट लिया और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से बाकियों की जान खतरे में पड़े। फिर कैप्टन नन को कुछ एक्सप्लोजिव देता है ताकि वो ज़ॉम्बी से लड़ सके और नन उस वेयर हाउस को खुद के साथ उड़ा देती है, जिसके साथ कुछ ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। तभी डी क्रूज उस गाड़ी को ठीक करने वहां पर आता है, जिसके बाद सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि गाड़ी चलाते वक्त कुछ ज़ॉम्बीज ने डी क्रूज पर हमला कर दिया था, जिस वजह से कुछ देर में वो भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन डी क्रूज ये बात किसी को नहीं बताता। अब सभी लोग पहाड़ी की एक चोटी पर पहुंचते हैं और जैन कैप्टन को बताता है कि इस कैंप के नीचे एक सुरंग है
जो कि इस इलाके से बाहर निकलती है। अगर हम उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए अब जैन उस कैंप में जनरल लोजानो से मदद मांगने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी हैं जो कि अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है और ना ही हमें उनसे कुछ खतरा है, लेकिन जनरल उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। इस वक्त जनरल लोजानो के साथ वो हत्यारा ऑफिसर भी होता है जिसकी वजह से वैली में ढेरों सारे मासूमों की जान गई थी। अब जनरल के इस फैसले से जैन बहुत ही नाराज होता है और अपने साथियों के साथ वापस आने लग जाता है। दूसरी ओर वही हत्यारा जनरल लोजानो को मार देता है। अब डिक्रूज जैन को बताता है कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसलिए वो एक्सप्लोजिव लेकर उस कैंप की तरफ बढ़ता है ताकि वो कैंप की फेंसिंग को तोड़ दे और बाकी सारे साथी उस सुरंग तक पहुंच जाएं। और होता भी वैसा ही है। डिक्रूज एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट करता है और जैन और उसके बाकी सारे साथी सुरंग की ओर जाने लग जाते हैं, लेकिन एक्सप्लोजिव्स की आवाज को सुनकर वहां पर ढेरों ज़ॉम्बी आते हैं और सारे सिपाहियों को काटकर मारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जैन और उसके साथी बचने में कामयाब होते हैं। अब दिखाते हैं तो जैन, कैप्टन और मेटा ज़ॉम्बी के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन राफेल वहां पर आकर उन तीनों को बचा लेता है। अब जैन और मेटा दोनों इस बीमारी का एंटीडोट लेने के लिए आगे जाते हैं और दूसरी ओर कैप्टन वहां पर एक ट्रेन को स्टार्ट करने लगता है। यहाँ दिखाते हैं तो जूनियर और एंड्रयू उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक ट्रक में घुस जाते हैं और आखिरी बार अपनी फैमिली को याद करके एक्सप्लोजिव्स के साथ खुद को उड़ा देते हैं, जिसमें कई सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। अब जैन और मेटा भी उस लैब में पहुंच चुके हैं जहां पर वो हत्यारा अपने अंदर उस नीले ड्रग को इंजेक्ट कर रहा है। जैन उससे एंटीडोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और देखते देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसलिए मेटा उसके सर पर शूट करके उसको मार देती है, लेकिन इसी बीच जैन के हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है और मेटा जैन को बचाने के लिए जैन का इन्फेक्टेड हाथ काट देती है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन मेटा की चलाई गई गोली की आवाज को सुनकर ढेरों सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। इसलिए अब जैन और मेटा खुद को बचाने के लिए लैब में रखे एक बॉक्स में खुद को कैद कर लेते हैं। दूसरी ओर कैप्टन, जो कि ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसे ढेर सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। कैप्टन कई ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है, लेकिन ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा होती है और उसके पास अब सिर्फ एक ही गोली बची है, इसलिए वो उस गोली से खुद को मार देता है। इसी के साथ ट्रेन भी शुरू होती है। मेटा और जैन जिस लैब में है वो लैब उसी ट्रेन में होती है, इस वजह से वो लैब भी इसी ट्रेन के साथ सुरंग से बाहर निकलने लगती है। अब यहाँ जैन और मेटा जिस बॉक्स में बंद होते हैं उस बॉक्स का शीशा तोड़कर ज़ॉम्बीज अंदर आने लग जाते हैं। तभी उस ट्रेन पर फाइटर प्लेन बॉम्ब गिरा देते हैं जिससे सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन जैन और मेटा उस बॉक्स में बंद होने के कारण बच जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि आखिरकार वो बच गए। इसके बाद मेटा जख्मी जैन को उसके घर छोड़ देती है। जैन मेटा से कहता है कि तुम मत जाओ, तुम प्लीज मेरे साथ रहो, लेकिन मेटा जैन से कहती है मेरी लाइफ अलग है, मेरे रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर वो जैन को छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।